Yes, good evening everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you are doing well. In today's lecture, class +2 term 1 का मैक्रोइकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे जो कहते हैं, क्लियर, उसके बारे में डिटेल्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर, सो दैट कि एमसीक्यू में जो भी आपके पॉइंट्स हैं उसमें कोई मिस्टेक ना हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के कवर अप हो। बाकी साइड बाय साइड में जरूर आपको ये चीज कहूंगा, जो भी टॉपिक आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने करी है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपने साइड बाय साइड करे होंगे, चाहे वो बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है या मे बी कुछ सैंपल पेपर को आप लोगों ने फॉलो किया होगा, वो जरूर देख कर जाएं। जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली ये एक वीडियो सुनने के बाद, क्लियर, ये अटेंड करने के बाद आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एक कॉन्फिडेंस गेन होगा कि ये टॉपिक हमारा फुल फ्लैश क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका, क्लियर। लास्ट सेशन के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट कंप्लीट करा जिसमें 6 मार्क्स की आपकी कवरेज थी। ये पर्टिकुलर टॉपिक भी, क्लियर, वैसे 3 मार्क्स बट इन कोलैबोरेशन विद बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, टोटल 6 मार्क्स का ये टॉपिक आपको मिलने वाला है, क्लियर। तो फॉरेन एक्सचेंज में अगेन सर डिटेल डिस्कशन करेंगे, टॉपिक चाहे छोटा सा है, क्लियर, 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक का नेम दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्लियर। अब फॉरेन से यहां पे मतलब क्या है कि सर हम यहां पे फॉरेन की करेंसी की बात कर रहे हैं, क्लियर, कि अपनी कंट्री की करेंसी को छोड़कर, अब अपने इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में तो कौन से चलते हैं सर, हमारे करेंसी यहां पे क्या है, रुपीस, क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक करेंसी। पहली बात, इसको आप क्या कहेंगे, डोमेस्टिक करेंसी। हमारी कंट्री की करेंसी को छोड़कर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी करेंसीज हैं दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन करेंसी, क्लियर। अब उस फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या होगा कि लेट इट बी सर, कितने रुपीस देकर आप दूसरी कंट्री की करेंसीज को परचेज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से, जैसे आपने एग्जांपल ली कि $1 इज इक्वल्स टू ₹70। लेट इट बी एक बेसिक एग्जांपल कि $1 इज इक्वल्स टू ₹70। व्हाट इट मींस सर, आप इसको ना 2 वे से इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। जो सबसे अच्छा वे है वो तो ये है कि आपको सर $1 को परचेज करने के लिए 70 रुपीज, 70 यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंडियन भी नहीं कहेंगे, डोमेस्टिक, 70 यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आपको देने पड़ेंगे, तो जाके आप 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जो ये रेट, ये जो इक्वेशन आपके सामने जो दिख रही है सर, दिस इज कॉल्ड एज क्या, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओके। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि ₹1 के अंदर कितने डॉलर्स है सर, 1/70। तो सर ये अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है इसको रिमेंबर रखना, तो हम इजीली कह देते हैं कि सर $1 को परचेज करने के लिए कितने रुपीस इन रिटर्न आपको देने पड़ेंगे, क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट। अच्छा, फिर सर यहां पे क्या चीज, ये दूसरा वे है उसको इंटरप्रेट करने का कि ₹1 के अंदर डॉलर को परचेज करने की कितनी पावर है सर, 1/70। जब $1 इज इक्वल टू 70 है तो ₹1 किसके बराबर होएगा, 1/70 $। तो ये तो सर मुश्किल है याद रखना, बट ये सर इजी था ना, क्योंकि नेचुरली सर अपने आप में स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है, डॉलर, तो हमने उसको प्राइम ले ली, क्लियर। तो आप यहां पे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर ये जो रेट है, क्लियर, हाउ दिस रेट इज डिटरमिन्ड, हाउ दिस एक्सचेंज रेट, जो बेसिकली सर हमारा ये एक्सचेंज रेट है, ये डिटरमिन कैसे किया जाता है, क्लियर। अगर प्रीवियस टाइम से बात करें, स्टार्टिंग से बात करें कि ये कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमिन किया जाता है, तो सबसे पहले तो 2 सिस्टम होते हैं जी। वन इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड
एक्सचेंज रेट सिस्टम, एंड दूसरा होता है कौन, फ्लेक्सिबल। दूसरा कौन सा होता है जी, फ्लेक्सिबल। क्लियर। तो पहले थोड़ी सी डिस्कशन चलेगी जी फिक्स के ऊपर। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हुआ, दैट एक्सचेंज रेट, मेरे वर्ड्स के साथ साथ फॉलो करना, मैं हर चीज यहां पे नहीं पॉसिबल कि मैं लिख सकूं, दिस इज काइंड ऑफ रिवीजन क्लास, नॉट डिटेल्ड क्लास। क्लियर। सो वर्ड्स के साथ साथ आप मेरे को फॉलो करते रहिए। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ सर, दैट रेट विच इज फिक्स्ड बाय किसके द्वारा, बाय दी गवर्नमेंट। मतलब सर क्या उस करेंसी का रेट होगा, अप होगा, डाउन होगा, जो भी कुछ होगा वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हमारा उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, डिमांड सप्लाई का कोई भी रोल प्ले नहीं है। प्योरली गवर्नमेंट जैसा चाहे अपना रेट वो क्या कर सकती है, फिक्स कर सकती है। फिर आपने यहां पे पूछा क्या सर गवर्नमेंट की बिल्कुल मनमर्जी चलेगी, नहीं। गवर्नमेंट ने यहां पे आपके पास एक सिस्टम बनाया, क्या, गोल्ड बेस्ड। पहले तो ये कहा गया हर कंट्री की जो करेंसी है उसको किसी भी प्रीशियस मेटल में अपनी अपनी वैल्यू डिक्लेयर करने को कहा गया। फिर ऐसे तो सर मुश्किल था, क्योंकि प्रीशियस मेटल में तो कई मेटल्स कवर होते हैं, सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, प्लेटिनम भी है, अलग अलग है। क्लियर। फिर हमने कॉमन उठाया, किसको सर, गोल्ड बेस को। क्लियर। गोल्ड वैल्यू को हमने कॉमन, सबको कंट्री को कहा कि अपनी अपनी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड डिक्लेयर करो, कि एक्सचेंज रेट हम फिक्स करेंगे। आप बस ये काम करो, आप अपनी कंट्री में $1 से, ₹1 से, येन से, यूरो से, जो भी तुम्हारी करेंसी है, एक यूनिट में कितना गोल्ड परचेज कर सकते हो, हमारे पास वो वैल्यू लेकर। क्लियर। दैट इज कॉल्ड एज गोल्ड बेस्ड, जहां पे गोल्ड को क्या माना गया, बेस माना गया। क्लियर। बट सर चलो ठीक है, पहले आप इसमें एक्सचेंज रेट निकालना सीखते हैं, बाद में इसकी थोड़ी सी कमियां देखेंगे, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। अब लेट इट बी, किसी ने कहा जी $1 इज इक्वल्स टू 2 ग्राम ऑफ गोल्ड। क्लियर। डॉलर ने क्या कहा कि हम सर बेसिकली $1 में 2 ग्राम ऑफ गोल्ड क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। एंड ऐसे ही 1 पाउंड ने क्या कहा कि सर हमारा पाउंड 4 ग्राम ऑफ गोल्ड क्या कर सकता है, यहां पे परचेज कर सकता है। तो आपको यहां पे रिलेशन थोड़ा दिख रहा होगा सर, $1 2 ग्राम ऑफ गोल्ड और 1 पाउंड 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो सर सिंपल सी बात है, मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर कि 1 पाउंड इज इक्वल्स टू $2 है। कि मतलब सर 1 पाउंड के अंदर $2 की कैपेसिटी है ना, क्योंकि एक सिंगल डॉलर कितना खरीद सकता है, 2 ग्राम, और 1 पाउंड कितना खरीद सकता है, 4 ग्राम। तो मैं तुमसे डबल हुआ सर। ऐसे शुरू में स्टार्टिंग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर क्या किए गए, रेट फिक्स करने स्टार्ट किए गए। बट वही बात है ना सर, पहले तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर आपका होता ही कितना था। क्लियर। पहले इतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं हुई, बट डे बाय डे जब ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बढ़ता गया, डे बाय डे जब नेक्स्ट ऑन क्लियर ट्रांजैक्शंस बढ़ती गई, देन ड्रॉबैक्स आपके सामने आने शुरू हुई। क्या ड्रॉबैक्स सर, ऐसे तो फिर मुश्किल है। क्या मुश्किल है जी, हर कंट्री का गोल्ड में बेस याद रखना कि कौन सी करेंसी में कितनी पावर है, सर ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। क्लियर। तो हमने सर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट के साथ, है सिस्टम यही, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट के साथ इसी का बी पॉइंट ब्रिटन वुड्स या जिसको दूसरा नाम दिया गया एडजस्टेबल पेग सिस्टम। अब अल्टीमेटली ब्रिटन वुड्स के अंदर यहां पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लाई गई। किस बात की इंप्रूवमेंट लाई गई, कहते जी पहले तो ये काम खत्म करो जो तुम कहते थे ना कि हर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड डिक्लेयर करनी पड़ेगी। नहीं सर, हमने सारी करेंसीज को पैक्ड कर दिया, पैक्ड मतलब रिलेट कर दिया विद US डॉलर। दैट मींस ओवरऑल किसको बेस माना गया, US डॉलर। किसको बेस माना गया, US डॉलर। और US डॉलर को वैल्यू असाइन की गई, US डॉलर को वैल्यू असाइन की गई किसके अकॉर्डिंग, गोल्ड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, गोल्ड के अकॉर्डिंग। और फिर अल्टीमेट बेस तो गोल्ड ही हुआ,
सिर्फ तुमने क्या काम खत्म कर दिया, जो हर कंट्री अपनी अपनी वैल्यू डिक्लेयर करती थी वही काम खत्म कर दिया ना, कि सर ये काम नहीं होने वाला। अपनी करेंसी की वैल्यू हमने क्या कहा, आप जो पहले अपनी अपनी करेंसी की वैल्यू किस में लेके आते थे, गोल्ड में ना, अब नहीं लेके आनी, यूएस डॉलर में लेके आओ, और यूएस डॉलर को वैल्यू असाइन की जाएगी किसके अकॉर्डिंग, गोल्ड में। तो अल्टीमेट बेस तो आपका अब भी गोल्ड है, पहले भी गोल्ड था। बट ये जो कॉम्प्लेक्सिटी थी ना पहले कि हर करेंसी याद रखनी कि उसमें गोल्ड पावर कितनी है, ये काम ही खत्म कर दी। हमने सारी पावर किसको असाइन कर दी, यूएस डॉलर को, कि आप अपना रिलेशन इसमें लेकर आओ, हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे किसके अकॉर्डिंग, गोल्ड के अकॉर्डिंग। तो सर अल्टीमेट गोल्ड विल बी द बेस ना, प्लस सेकंड हमने क्या करा सर, इसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स, रेट के अंदर एडजस्टमेंट्स को, पहले ऊपर वाले में तो अलाउड ही था, जो रेट फिक्स हो गया बाय द गवर्नमेंट, इस वाले में थोड़ी सी एक रिलैक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई। किस बात की, कि अगर कोई एडजस्टमेंट्स करनी भी है ना, हमारी मोटी ऊपर नीचे रेट करना भी है, एडजस्टमेंट्स आर ओनली अलाउड if by IMF, that is इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। क्लियर, अगर वो एडजस्टमेंट्स किसके द्वारा होंगी, IMF के द्वारा होंगी, देन वो एडजस्टमेंट्स हमारी ओर से क्या है, अलाउड है, कोई इशू नहीं है, करें। तो ये तो सर हमारा बैकग्राउंड सिनारियो था जो फिक्स्ड सिस्टम के अंदर चलता। एंड यहीं पे अभी इसी पॉइंट पे मैं बता देता हूं, अच्छा इसमें होली सोली चलनी किसकी थी जी बताओ, गवर्नमेंट की, जो भी रेट डिसाइड करना है, जो भी अप डाउन करना है, कुछ भी है, वो कौन करेगा, गवर्नमेंट। तो सर अगर एक्सचेंज रेट के अंदर, सुन लेना ध्यान से पॉइंट, एक्सचेंज रेट के अंदर कोई भी चेंज किया जाए, मे बी अपसाइड मे बी डाउन साइड, बाय दी गवर्नमेंट द्वारा किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन, या डिवैल्यूएशन, ये मेन पॉइंट याद रखना, क्योंकि हम तेजी में जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हुए ये चीज स्किप कर जाते हैं, याद नहीं रहता कि सर ये करा किसने। अच्छा, रीवैल्यूएशन किसको कहोगे, अगर अपवर्ड हुई, डिवैल्यूएशन किसको कहोगे, अगर क्या हुआ, डाउन। सर मतलब यही अपने आप में बेसिक पहचान है इस टॉपिक की, यही अपने आप में बेसिक पहचान है। रीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन वर्ड कब यूज होते हैं, व्हेन चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट आर डन बाय, किसके द्वारा, गवर्नमेंट। अरे सर डिमांड सप्लाई अगर होती ना, तो वहां पे हम वर्ड क्या यूज करते हैं, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन। वहां पे रीवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन नहीं चलता, ये यहीं पे चलता सिर्फ। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट, एंड प्लस करेंसी को, हाँ एक्सचेंज रेट कंपैरेटिव उसके साथ ही करोगे, ऐसा नहीं है यूएस डॉलर को ही इतना मतलब बाकी करने, क्योंकि अल्टीमेट ऑल ओवर द इकोनॉमी जितना बेस होल्ड यूएस का है ना, इसीलिए सर अल्टीमेट शुरू से ही यूएस को ही अल्टीमेट क्या माना जा रहा है, बेस माना जा रहा है। तो सर मान लो कि यूएस की कभी वो इकोनॉमी गिरगी या फिर कुछ, ठीक है, हाँ तो वर्ल्ड लेवल पे डिस्कशन होगी, वर्ल्ड लेवल पे जिस मर्जी, जिस कंट्री जो ज्यादा स्ट्रांग होगी वो बेस मान सकती है। हमने तो जस्ट एक वे दिया, हमने तो एक मेथड दिया कि सर हाउ टू डिटरमिन, नहीं ऐसे तो अपन किसी वे पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब मैं खुद बता रहा हूं, ये तो चलो तुम्हारे थ्योरेटिकल पॉइंट है, हम लोगों ने इसका न्यूमेरिकल भी करा हुआ सीए टॉपिक में। नेक्स्ट आगे एक स्पेशल टॉपिक भी है, क्लियर, फॉरेक्स के नाम से, उसमें हम कन्वर्ट करके वही चीज फाइंड आउट करते थे। तो उसमें भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो बेस करेंसी माननी जाती थी ना, वो कौन सी होती थी, यूएस डॉलर। इधर से मैं अपना रिलेशन यूएस में, उधर से वो अपना रिलेशन यूएस में लेके आएगा, और इस वजह से हमारा एक्सचेंज रेट लॉजिकली निकाला जाता। क्लियर ये पॉइंट। बट सर यूएस डॉलर को तो भी क्या माना गया, गोल्ड के बेसिस पे माना गया। फिर अब क्वेश्चन आया, सर अगर इतना अच्छा खासा सिस्टम चल ही रहा था, देन आपने इसको बंद क्यों करा, इसकी जगह आपने नेक्स्ट मेथड, कौन सा मेथड, फ्लेक्सिबल मेथड क्यों लाया। इतनी क्या नीड अराइज हुई कि आपको पर्टिकुलरली फ्लेक्सिबल मेथड लाना पड़ा। सर उसमें ना आपको पर्टिकुलरली गोल्ड रिजर्व्स क्या करने पड़ते थे, मेंटेन। हर कंट्री को
गोल्ड रिजर्व्स क्या करने पड़ते थे मेंटेन, और जिसके कारण इतनी सारी गोल्ड की ब्लॉकेज सिर्फ किस में जा रही थी, इस सिस्टम में जा रही थी। तो क्या करना पड़ता था, अब गवर्नमेंट को सर मेंटेन तो करना पड़ेगा रिजर्व, जो भी कहा गया इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो इतना गोल्ड अगर रिजर्व पड़ा रहेगा तो सर गोल्ड की मार्केट वैसे हिल जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा, सर डे बाय डे सिस्टम को खत्म करो, ये तो और ही लेवल का है। आप क्यों ना यहां पे एक ऐसा सिस्टम ले आए कि मार्केट अपने आप अपना रेट क्या करे, डिसाइड करे, हमें ना कुछ करना पड़े। क्लियर? दैट मींस फ्लेक्सिबल के अंदर सारी की सारी पावर आपने किसको प्रोवाइड करी, मार्केट फोर्सेस। एंड मार्केट फोर्सेस मींस डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। कि सर डिमांड सप्लाई अपने आप रेट निकाल ले, हमें बीच में पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें वहां पे क्या समझने की जरूरत है, जो रेट होगा, जो डिमांड होगी, जो सप्लाई होगा, ऑटोमेटिकली रेट अपने आप निकल जाएगा। क्लियर? एंड आपने कॉमन यहां पे पॉइंट पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम रेट के अंदर, क्लियर सर, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। जहां पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करती हैं, दैट रेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम रेट। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, पार रेट ऑफ एक्सचेंज, अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग नाम वहां पे यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किसके जी? जैसे कि अभी आपने एक पॉइंट पढ़ाया है, हाँ, पहले विच कराया था ना, तो इसके मतलब क्वेश्चन कैसे आएंगे? काइंड ऑफ एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बहुत पूछेंगे आपसे यूजली, जो आगे कमिंग टॉपिक्स आपको आएंगे। क्लियर? मोस्टली पूछा जाएगा, जैसे मान लो लेट बी इस चीज की डिमांड, जो भी मैं नेक्स्ट वन डिस्कस करने जा रहा हूं, क्लियर, कि डिमांड रेज कर गई, सप्लाई कम हो गई, तो इन चीजों का इंपैक्ट रेट पे क्या होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे क्या होगा, ये सारे मैं कमिंग डिस्कशंस लूंगा बीच में। तभी मैं आप लोगों को कह रहा हूं, हर टॉपिक पढ़ने के बाद एक बार स्क्रीनिंग, आई थिंक सो जिस हिसाब से क्वेश्चन आपने करे हुए हैं ना, 10-10 मिनट लगेंगे, चाहे वो कोई भी बुक आप फॉलो करते हो, कोई भी सैंपल पेपर आप फॉलो करते हो, एक बार उसको जरूर देखकर जाओ। गारंटी है कि उसमें से मतलब बुक से एक्स्ट्रा आपको पक्का कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने सॉल्व करते हुए मैंने आपको राउंड भी करवाए थे पर्टिकुलरली, कि वो क्वेश्चंस जो आपको हिट करें, जो मतलब जिसमें दिमाग लगा, उनको तो जरूर एक बार आप देख कर जाओ। स्पेशली रीजन बेस्ड, असर्शन बेस्ड, जो वो वाले क्वेश्चंस थे, उसको तो जरूर एक बार स्क्रीनिंग करके जाओ। अब टाइम कॉन्सेप्चुअल कम, कंसेप्ट तो मैं आपको करवा ही रहा हूं, आप अगर यूटिलाइज करना है टाइम तो वो किस पे करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस दोबारा एक बार स्क्रीन आउट करके जाओ, कि शायद जो क्वेश्चंस में कवर्ड होता है वो कंसेप्ट में थोड़ी, कंसेप्ट तो बेसिक है। क्लियर? चलिए जी, ये कॉमन थिंग थी। एक यहां पे एक वर्ड आया था, मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग सर बेसिकली ये टर्म यूज की जाती है, या मैनेज्ड फ्लोटिंग इज ऑल्सो एन फंक्शन ऑफ आरबीआई। देखो सर, इस मार्केट में क्या रेट तय होगा, अप होगा डाउन होगा, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्योरली रेट किसने डिसाइड करना है, डिमांड या सप्लाई। डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिकली अपना रेट क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, अपने को उससे कोई भी मतलब नहीं है। यही आप कह रहे हैं ना। अब दूसरी बात सर, अगर मार्केट गलत प्रैक्टिसेस पे उतर गई, रूल्स एंड, देखो यहां पे भी अगर तुम्हें इतना कुछ अलाउ किया तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो तुम्हें भी दिए होंगे, कि मार्केट में अगर फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस करना है, कि हम इंटरफेयर, गवर्नमेंट इतना कह रही है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्या गवर्नमेंट ये आसानी से कह देगी? कुछ तो कंडीशंस लगाई होंगी, कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको दिए होंगे, कि देखो जी अगर तो सही तरीके से काम करोगे करो, हमें कोई इशू नहीं है, हम बिल्कुल भी एंटर नहीं करेंगे। बट अगर तुमने डर्टी फ्लोटिंग करनी शुरू कर दी, प्रैक्टिसेस को तोड़ना शुरू कर दिया, मेल प्रैक्टिसेस करनी शुरू कर दी, क्लियर, रेट्स को बहुत डाउन बहुत अप लेके जाना शुरू कर दिया, देन आरबीआई क्या करेगा, एंटर करेगा ही करेगा। उसको मैनेज करने के लिए दैट इज कॉल्ड एज मैनेज्ड फ्लोटिंग। इज दैट क्लियर? एक कॉमन टर्म है, यूजली 1-2 बार पूछी भी जा चुकी है आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यू के अंदर ये कवर हो सकती है। क्लियर? यस प्लीज। बैंकिंग एक क्वेश्चन था ना, जो बैंक सिक्योरिटीज बेचती थी, अपनी क्वेश्चन आपने उसमें डाला था, बैंक अपनी मतलब वो बेचती थी, सिक्योरिटीज वगैरह बेच देती थी मार्केट में, ओपन मार्केट में, वो अलग कंसेप्ट है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से अलग है, इसमें नहीं। इसमें पॉइंट क्या है, जो आप बोलते हो ना कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स,
अगर अपन ने इंडिया में फॉरेक्स की कस्टडी किसको दी है, आरबीआई को, तो अल्टीमेट सर उसको उसके रेट को मैनेज करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आरबीआई। देखो जी, हम तो एक बात मानते हैं, जो चीज पहले गवर्नमेंट कर रही हो अब मार्केट फोर्सेस पे दे दिया हो और बिना कहे कुछ भी कहे कि करो, हम नहीं मानते जी। कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन तो दिए होंगे, कुछ ना कुछ वेज, कुछ ना कुछ कंडीशंस तो दी होंगी, एंड जब तुम उन कंडीशंस को, उन रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ना शुरू कर देते हो, क्लियर, गलत प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस करना शुरू कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एज डर्टी फ्लोटिंग। एंड उसको सही करने के लिए देन आरबीआई एंटर करेगा ही करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज मैनेज्ड फ्लोटिंग। फिर मैंने यहां पे आपके सामने 4 सिचुएशंस में पहले डिस्कस कर लूं, क्लियर, 4 सिचुएशंस वन बाय वन, आपके डायग्राम्स भी आपके पास गिवन होंगी, आप उसको ओपन कर सकते हैं, वन बाय वन शेयर करते हैं जी। यहां पे सिचुएशन 1 मैंने नोट्स के अंदर भी आपको करवाया है प्रॉपर वे से। सिचुएशन 1, क्लियर, 4 केस मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा, क्लियर। सिचुएशन 1 क्या है सर, इंक्रीज इन डिमांड, क्लियर, दैट मींस आपकी जो डिमांड है ऑफ फॉरेन करेंसी, क्लियर, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या हो गई सर, इंक्रीज हो गई। अब इसका एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट होगा, दिस इज द मेन थिंग, कि रेट आपका एप्रिशिएट करेगा, डेप्रिशिएट करेगा, व्हाट विल बी द सिनारियो। पढ़िए जी, सिंपल सी बात, पहले ये हमने सर यहां पे डायग्राम ड्रॉ करी, क्लियर सर, इस तरफ आपका ये रेट, क्लियर, ये आपकी क्वांटिटी, क्लियर, ये बेसिक आपकी क्या है, डिमांड, ये बेसिक आपकी क्या है, सप्लाई। डिमांड सप्लाई की बना जी, बताइए। अब आपने वर्ड क्या बोला, इंक्रीज इन डिमांड, थोड़ा सा +1 का कॉन्सेप्ट जरूर लेके आ रहा हूं। इंक्रीज इन डिमांड मतलब शिफ्टिंग, 2 होती थी ना, शिफ्टिंग मूवमेंट, तो बेसिकली ये क्या है, शिफ्टिंग। तो मतलब डिमांड कब अपनी जगह चेंज करेगी, दैट मींस, अच्छा, इंक्रीज होना मतलब राइट साइड, डिक्रीज होना मतलब लेफ्ट साइड, क्लियर। तो ये सर आपकी न्यू डिमांड का, बताइए जी, D1, क्लियर। अच्छा, पहले हमारा इक्विलिब्रियम रेट कहां था, ये सर, बोलो जी, ये हमारा पहले रेट था जिसको R नाम दे दिया। डिमांड के बढ़ने से, डिमांड के बढ़ने से आपका रेट भी क्या हो गया, बढ़ गया, R1। अरे सर ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक पॉइंट बताना सिंपल, जो यूजुअली गलती हर पर्सन करता है। प्राइस एंड डिमांड का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। प्राइस एंड डिमांड का कौन सा रिलेशन है, वो लॉ ऑफ डिमांड याद है, जिसमें क्या कहते थे कि सर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। अब ध्यान से सुनना, मैं वर्ड बोल रहा हूं, डिमांड एंड प्राइस का, डिमांड एंड प्राइस का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी प्राइस कम होगा। सर हु इज फर्स्ट, हु इज फर्स्ट, समझ गए ना, डिमांड है ना, तो डिमांड के कारण प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं ये पूछ रहा हूं। और फर्स्ट में मैंने क्या पूछा था, प्राइस के कारण डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये दोनों चीजें अलग अलग है, क्लियर। तो यहां पे मेरी बात ध्यान से हमेशा याद रखना, मैंने इवन डायग्राम बनाने की भी मुझे जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली ऐसे ही बता देता कि सर अच्छा, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने का मतलब नेचुरली सर मार्केट में सप्लाई अगर कांस्टेंट हो, सप्लाई अगर कांस्टेंट हो, डिमांड अगर इंक्रीज कर जाए, रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड रेट बढ़ने का मतलब आपने यहां पे क्या लिखा था, $1 इज इक्वल्स टू ₹60। अब वही $1 आपको कितने का मिलेगा जी, 70। अब सुन, यहां पे सुन पहले इस पॉइंट पे, क्लियर। जो डॉलर तुझे पहले कितने का मिल रहा था, 60 में, अब वही डॉलर कितने में मिल रहा है, 70 में, क्लियर। सर ये रेट बढ़ा, डायग्राम में दिख रहा होगा, रेट बढ़ा, कोई बात नहीं सर। अच्छा, ये हमारी कौन सी करेंसी है, फॉरेन, बिल्कुल मैं बेसिक चल रहा हूं, क्लियर। ये हमारी कौन सी करेंसी है, फॉरेन, और ये कौन सी करेंसी है, डोमेस्टिक। एक बात बताओ, अगर तुम्हें
इंडियन करेंसी जितनी ज्यादा देनी पड़े, जैसे पहले अच्छे खासे अपा ये डॉलर कितने में ले रहे थे, आज वही डॉलर तुझे कितने का मिल रहा है, महंगा मिल रहा है ना, तो इसको तुम क्या ये कहोगे तुम्हारा रुपी स्ट्रांग हो गया? उल्टा डाउन गया, उल्टा डाउन गया। जो चीज तुझे पहले 60 रुपए में मिलती थी आज वो कितने में मिल रही है? 70 में मिल रही है। समझ गए ना बात? तो इसको वर्ड क्या कहोगे? डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ। सबसे पहले पेपर में अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे कि मुझे वो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन किसकी पूछ रहा है, पहले ना उसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि हम ना वही बात क्वेश्चन पढ़ते हैं आधा ध्यान से पढ़ते नहीं है कि उसने एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन किसकी पूछी। समझ गए? तो ये चीज वहां पे जरूर फोकस करना। मैं इसको दोबारा बोल रहा हूं, इसको आप क्या कहोगे सर? ये सिचुएशन को आप क्या कहोगे? नंबर 1 पॉइंट क्या लिखा जी अपन ने? डेप्रिसिएशन ऑफ किसकी? डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि आपको रुपीज ज्यादा देने पड़ रहे हैं। क्लियर? और इसको सेकंड के क्या हो गए? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन किसकी हुई? एप्रिसिएशन ऑफ अरे सर फॉरेन करेंसी तो उतनी स्ट्रांग हो गई। क्लियर? जो डॉलर पहले 60 में मिल जाता था अब 70 में नहीं मिल रहा। दैट मीन्स उस करेंसी की वैल्यू कितनी होएगी? उस करेंसी की कितनी एप्रिसिएशन होएगी? समझे ना बात? ये थी आपकी सिचुएशन 1। अब दूसरे पे आ जाओ, सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 क्या है जी? सिचुएशन 2 में इंक्रीज इन सप्लाई, नहीं सर डिमांड। अच्छा डिक्रीज इन डिमांड। वैसे तो सर इसका रिवर्स ही है, डिक्रीज इन डिमांड। मैं डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं और साथ में एक वो नॉर्मली पर जो लिखते हैं। यहां पे सर आपकी जो डिमांड कर्व है, लेट इट बी ये आपकी ओरिजिनल। क्लियर? ओरिजिनल डिमांड सप्लाई। क्लियर? दिस इज योर, चलो ये बाद में मार्क करेंगे। अब आप क्या बोल रहे हो? डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड मतलब लेफ्टवर्ड नीचे को जाएगी, ये रही जी D1। क्लियर? अब ये देख, पहले तेरा रेट जो था वो कितना था? ये R। अब रेट कितना हो गया? कम, R1, जिसको आप क्या कहोगे? $1 इज इक्वल टू, जो पहले आपको 60 में अवेलेबल था आज वही $1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 50। इसको वर्ड क्या कहेंगे सर यहां पे? अच्छा ये मैंने 2 लिखे, डेप्रिशिएट और एक एप्रिशिएट। डेप्रिशिएट एप्रिशिएट। अच्छा डेप्रिशिएट कौन करा? फॉरेन मतलब डॉलर। एप्रिशिएट कौन करा? रुपी। इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको मेरी सिचुएशन 1 समझ में आई होगी तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब इसके बिल्कुल वाइस वर्सा कहें। वाइस वर्सा क्या चीज? सर एक बात बताओ, डिमांड जितनी डिक्रीज होगी और सप्लाई जितनी इंक्रीज होगी, उल्टा केस बोल रहा हूं, डिमांड जितनी डिक्रीज होगी। अरे एक चीज बताओ, मार्केट में जिस चीज की डिमांड ही नहीं है क्या उसका रेट बढ़ेगा? नहीं सर, कमी होगा। ये पड़ी सिचुएशन। और जिस चीज की मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड तो इतनी है, तो उसका रेट बढ़ेगा? कमी होगा। तो मैं ये कह रहा हूं सिचुएशन 2 इधर से जो डिक्रीज इन डिमांड है इसका रिवर्स ले चल, पहले 1 by 1 बना ही देता हूं, आगे चल। सिचुएशन 3 इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई, लो जी डायग्राम बनाए। ये डिमांड, ये सप्लाई। क्लियर? एंड यहां पे भी सर इंक्रीज बोल रहे हो ना, इंक्रीज होने का मतलब शिफ्ट करेगा टू द राइटवर्ड साइड, नीचे को। ये लो जी S1 आपका पहले रेट क्या था? ये R। अब रेट कितना है? ये R1। तो इसमें भी आप क्या लिखोगे? $1 इज इक्वल्स टू ₹60। अब $1 इज इक्वल्स टू ₹50। ये मैंने अगेन लिखा। डेप्रिशिएट कौन करा एंड एप्रिशिएट कौन करा? सेम। डेप्रिशिएट कौन करा? डॉलर। एंड एप्रिशिएट कौन करा? रुपी, डोमेस्टिक करेंसी। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट सिचुएशन 4। सर तो सिचुएशन 1 और 3 में फर्क क्या है? उसमें 1 और 3 में वो आप डिमांड वेरिएबल लेके चले थे, यहां पे सप्लाई है। ऐसे तो पॉइंट ये भी आ सकता है कि सर अगर दोनों ही वेरिएबल है तो डायग्राम बना के देख लो, जो रेट आपका आएगा वो देख लो। सिंपल सी बात। यहां पे तो अभी तो ये मानो
अभी तो अपना सिंगल फैक्टर, या तो कल्ली डिमांड चेंज कर रहे हैं या कल्ला सप्लाई चेंज कर रहे हैं। ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जहां पे दोनों चेंज कर लो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसे से क्वेश्चन पूछना अगर मतलब एग्जाम में है तो हाँ। कैसे आएगा, ये तो ना लाने के लिए रीजनिंग फिर उसमें ये चीज देखा जाएगा ना कि सप्लाई कितनी इंक्रीज करी, डिमांड कितनी इंक्रीज करी। मतलब सर ऐसे दो अमाउंट दे देंगे और फिर वो बोलेंगे कि ये बिल्कुल, वैसे ऐसा अपना पार्ट नहीं है, अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस में जस्ट इतना ही पार्ट है जहां पे ये 4 सिचुएशंस ही क्या करी हुई है, कवर अप की हुई है। क्लियर। सिचुएशन 4 नेक्स्ट इज डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। यहां पे सर सप्लाई अगर आपकी डिक्रीज करेगी, ये आपकी डिमांड कब, ये सप्लाई कब, तो ये सर लेफ्टवर्ड ऊपर को जाएगी। ये सर आपकी न्यू सप्लाई S1 S1। क्लियर। पहले आपका एक्सचेंज रेट कितना था, ये R, अब एक्सचेंज रेट आपका क्या है R1, तो पहले से क्या करा, इंक्रीज। ले मीनिंग समझ लो, डिक्रीज इन सप्लाई होने का मतलब सप्लाई अगर डिक्रीज होगी, सप्लाई कम होती जा रही है, डिमांड वहीं की वहीं है, मतलब अवेलेबिलिटी गुड्स की नहीं है, डिमांड वहीं की वहीं है, तो जो एग्जिस्टिंग गुड्स होंगे उसका प्राइस क्या होएगा, सिंपल सा पॉइंट। क्लियर। तो यहां पे आप क्या कहोगे, $1 इज इक्वल्स टू ₹60 एंड नाउ $1 इज इक्वल्स टू ₹70। तो इसको आप ये लिखा जी अपने डेप्रिशिएट एंड एप्रिशिएट। क्लियर। डेप्रिशिएट में किसको लिखोगे, रुपीज डोमेस्टिक करेंसी, एंड एप्रिशिएट में किसको लिखोगे, फॉरेन करेंसी, दैट इज डॉलर। और एक चीज और, यहां पे जो कॉमन आप लोगों के लिए हमेशा पेपर में पूछा जा रहा है कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में आप किसको प्रमोट करोगे, इंपोर्ट्स को या एक्सपोर्ट्स को, एक्सपोर्ट। यूजली मैंने 2 पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं। एक बात बताओ, ये आपका मैं केस बना रहा हूं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक, और ये डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन यूजली आता है पेपर में। अच्छा, एप्रिसिएशन मींस $1 इज इक्वल्स टू ₹60। नाउ क्या लिखेंगे जी, $1 इज इक्वल्स टू ₹70। वही क्या हो गया, एप्रिशिएट कर रही है 50 एप्रिशिएट डोमेस्टिक है, और इधर क्या लिखोगे, $1 इज इक्वल्स टू ₹60 एंड $1 इज इक्वल्स टू ₹70। एक बात बताओ, आपने क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा कि सर इंपोर्ट, यहां पे लिख रहा हूं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, कि आप दोनों में से ये प्रेफर करो जी। एप्रिसिएशन के टाइम जब करेंसी आपकी क्या करेगी, एप्रिशिएट करेगी, उस टाइम पे आप इंपोर्ट करना प्रेफर करोगे, एक्सपोर्ट करना प्रेफर करोगे, दोनों में से दोनों अलग अलग सिचुएशंस। हमने कुछ नहीं सर, एक सिंपल एग्जांपल ली। पहले ही बताओ, आपका डॉलर $1 इज इक्वल्स टू कितना था, 60। अब कितना प्राइस है, 50। अब कितना प्राइस है, 50। मतलब इंडियन करेंसी क्या करी, एप्रिशिएट। सर अगर मैं एक्सपोर्ट करूं, कॉमन सेंस, अगर मैं एक्सपोर्ट करूं, पहले पैसे कितने के हिसाब से मिलते थे, अब कितने से मिलेंगे, 50। मैं करना प्रेफर करूंगा, मैं नहीं करूंगा ना। अच्छा, इंपोर्ट है, इंपोर्ट मतलब पैसे जाना, पहले पैसे जाते थे 60 के अकॉर्डिंग, अब जाएंगे 50 के अकॉर्डिंग। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, समझ गए ना। क्यों, मुझे इंपोर्ट्स क्या पड़ेंगे, सस्ते पड़ेंगे। पहले वही चीज की पेमेंट मुझे 60 के अकॉर्डिंग करनी पड़ती थी, अब कितने अकॉर्डिंग करूंगा, 50 के अकॉर्डिंग। मैं तो सर इंपोर्ट्स को प्रेफर करूंगा। सेम केस इधर, पहले डॉलर कितना था, 60, अब कितने, 70। पहले जब मैं पैसे एक्सपोर्ट करता था, जब गुड्स एक्सपोर्ट करता था, मुझे पेमेंट कितने के हिसाब से मिलती थी, 60। अब कितने से मिल रही है, 70। ये तो अच्छी बात है। और पेमेंट पॉइंट से देखें, इंपोर्ट पॉइंट से, जो चीज की पेमेंट पहले 60 के अकॉर्डिंग होती थी, अब 70 के अकॉर्डिंग होने लग गई, मैं तो कभी ना प्रेफर करूं। तो इसमें क्या प्रेफर करोगे आप, एक्सपोर्ट्स करना। आगे दोनों आंसर। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पेपर में यूजली कई बार पूछा जा चुका, कि तुम किसको मेन प्रमोशन दोगे अगर आपकी करेंसी की वैल्यू, अब इसका रिवर्स बना लेना। ये मैंने क्या लिखा था, एप्रिसिएशन ऑफ क्या, डोमेस्टिक था ना, इसका रिवर्स बना ले, सिंपल सी बात है। इसको क्या लिखोगे, जब डेप्रिशिएट कौन करेगा, हाँ डेप्रिशिएट कौन करेगा, फॉरेन, और एप्रिशिएट कौन करेगा, फॉरेन। अरे रिवर्स करो,
रिवर्स करोगे तभी आंसर सेम रहेगा। समझ गए ना, यही कंफ्यूजन तुम वहीं पे रह जाओगे, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। उसको लिख लेना साइड पे, लिखकर देन सॉल्व करना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन सा होगा। सिंपल सोचा, अगर जिसमें फायदा मिले वहां पे वो करेंगे। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? आगे इस पॉइंट के बाद एक दो छोटे से टॉपिक हैं, मैं ज्यादा उसको डिस्कशन का पार्ट तो नहीं लूंगा। क्लियर? सोर्सेज आपने पढ़े होंगे जी, ठीक है ना। सोर्सेज या जिसको वर्ड बोल सकते हो आप सप्लाई। क्लियर? सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, कि फॉरेक्स की सप्लाई इंडिया में कहां से आएगी? सर, जितने यहां पे फॉरेन टूरिस्ट जितने इंडिया घूमने आते हैं, खर्चा करेंगे, वो सारा क्या आएगा? फॉरेक्स आएगा। क्लियर? फॉरेन से जितने आपने लोन लिए होंगे, क्लियर, फॉरेन से या फॉरेन में जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, अगर आपने उसको सेल किया होगा, या फॉरेनर ने आपके लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स हो गया, आपका लोन आपको वापस कर दिया। क्लियर? या फॉरेनर्स ने इंडिया में क्या करी? इन्वेस्टमेंट करी। तो अल्टीमेट ये टॉपिक तो अपने आप में बड़ा ही सिंपल टॉपिक है कि सर इंडिया में फॉरेक्स आएगा कहां से? एक्सपोर्ट्स सबसे बड़ा सोर्स। मैक्सिमम आप सामान क्या करो? एक्सपोर्ट करो, वहां से आपको क्या आएगा? फॉरेक्स आएगा। क्लियर? गिफ्ट्स, डोनेशन, ये दोनों तरफ कवर कर सकते हो। क्लियर? एंड इसी के रिवर्स एक टॉपिक है आपका डिमांड फॉर। अच्छा, एक ना वर्ड याद रखना, सप्लाई ऑफ होता है एंड डिमांड फॉर होता है। क्लियर? डिमांड फॉर फॉरेक्स क्या होगा? तुम्हें फॉरेक्स क्यों चाहिए? सर वही, एक तो इंपोर्ट करना, इंपोर्ट मैंने करना है और उसके लिए पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रीपेमेंट्स करने के लिए, जो लोन हम लोगों ने लिया हुआ है उसकी रीपेमेंट्स के लिए। क्लियर? या मान लो रेमिटेंसेस, टूरिस्ट टूर पे जाने के लिए, फॉरेन टूर्स के लिए। तो देयर आर वेरियस पॉइंट्स जहां पे ये टॉपिक आप लोगों का कवर्ड होता है। क्लियर? नाउ जस्ट एक छोटा सा टॉपिक हमारा लास्ट, जिसमें आप लोगों ने एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ओपन कर सकते हैं साथ साथ। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टॉपिक हमने करा था। सर इट्स बेसिकली अ मार्केट जहां पे फॉरेक्स की क्या की जाती है? डील की जाती है कि फॉरेन एक्सचेंज का जो ये लेना देना, क्लियर, जो भी बाय एंड सेल करना जहां पे होता है, दैट मार्केट इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। उसके ना मेनली 3 फंक्शन आपने पढ़े होंगे। नंबर 1 फंक्शन होगा ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन, सर एक बात बताओ, अगर ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ना होती तो सर आप फॉरेन की गुड्स कैसे परचेज कर पाते? अगर ये एक्सचेंज सिस्टम होता ही ना, फिर तो इंडिया से ही परचेज करो, जो भी तुमने करना है, फॉरेन से तुम परचेज ही ना कर पाते, क्योंकि हमें कौन सा कोई एक्सचेंज रेट दिया गया। तो ये परचेजिंग पावर की जो ट्रांसफरेबिलिटी दी कि आप अपनी परचेजिंग पावर को दूसरी कंट्रीज में भी शिफ्ट कर सकते हो, ये सबसे बड़ा फीचर किसने प्रोवाइड करा? इस मार्केट में। अगर ये रेट होता ही ना, फिर तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? इंडिया। इंडिया का सामान इंडिया से ही लेना पड़ेगा, कहीं बाहर से तो आप कोई और परचेज कर ही नहीं पाओगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो मतलब ही नहीं था। क्लियर? नंबर 2 फंक्शन था जी अपने आप में क्या? क्रेडिट फंक्शन। क्या था? क्रेडिट फंक्शन। अब क्रेडिट फंक्शन के अंदर इन्होंने यहां पे क्या कहा अल्टीमेटली, कि इट इंप्लाइज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ, अच्छा अगर आपको लेट इट बी क्रेडिट फैसिलिटी भी चाहिए ना, अब जैसे आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, मैंने कौन सा पेमेंट अभी करनी है? क्लियर? एंड वो कौन सा डिलीवरी आज ही करने लगे, क्रेडिट तो होगा ना बीच में, तो वो क्रेडिट फंक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? वो भी तो सर ये फॉरेक्स मार्केट ही प्रोवाइड कर रही है कि आप कोई इश्यू नहीं जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, जो भी आपने पेमेंट लेन देन करनी है करो, हम बैठे हैं बीच में। ये फीचर इन्होंने प्रोवाइड करा। एंड नंबर 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज क्या? हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन मींस यहां पे ना सबसे बड़ा डर इस मार्केट में किस बात का था? सिक्योरिटी नहीं थी। सर क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपका सिस्टम है, जो आपका ये एक्सचेंज रेट है, ये तो सर फ्लक्चुएटिंग है। आपने कहा जी आज डॉलर का रेट 70 है, क्या पता कितना टाइम रहे ना रहे, ये भी नहीं पता, कल ही रेट चेंज हो जाए, कम हो जाए या मे बी ज्यादा हो जाए। अब सर अपने तो पेमेंट ऑब्लिगेशन है या अपने तो रिसीविंग ऑब्लिगेशन है कि मैंने तो पेमेंट लेनी है, ठीक है ना। ये तो सर फिर तो अपने आप में देखो रिस्की सिचुएशन हो सकती है। अगर तो पेमेंट लेनी थी, रेट बढ़ गया, आप तो खुश हो जाएंगे,
पर वही अगर पेमेंट देनी होती तो आपको ज्यादा ठीक है ना, फिर उस टाइम पे क्या होता कि मेरे को पेमेंट ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये तो सर अल्टीमेट कोई बात नहीं है। तो वहां पे इस मार्केट ने आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करा दैट इज कॉल्ड एज हेजिंग फंक्शन, सो दैट कि आप अपने आप को सिक्योर कर सको अगेंस्ट द वेरिएबिलिटी। जो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमने प्रोवाइड कर रखी है रेट में, उसकी आप चिंता छोड़ो, आप अपना प्री डिटर्मिन्ड रेट पे अपना बुक करो। जो भी फ्यूचर डिलीवरी आपकी है, जो भी आपने लेना देना है, एक प्री डिटर्मिन्ड रेट पे आप करो, आप अपने आप को सिक्योर करो। अब देखो जी नहीं होता कंफ्यूजन क्या चीज इतनी जल्दी से नहीं, ये तो देखो मार्केट टू मार्केट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंड करेगा, क्या मार्केट में पोजीशन चल रही है, क्या आपके उस कंट्री के साथ रिलेशंस चल रहे हैं, तो वेरिएबिलिटी है जी पूरी, डायनामिक मार्केट है, जैसे आप कहते हैं कि फ्रीक्वेंट चेंजेस वहां पे आएंगी। फिर हमने दिया तो है, आप नॉलेज गेन करो, हैजिंग फंक्शन यूज करो, अपने आप को सिक्योर करो, हमने मना तो नहीं करा ना। यहीं से दो तरह की मार्केट्स हमारे पास निकल कर आई, वन इज स्पोर्ट मार्केट, वन इज सपोर्ट मार्केट, एंड सेकंड इज फॉरवर्ड मार्केट। सपोर्ट मार्केट का मतलब क्या हुआ? दैट मार्केट विच डील्स विद द ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शंस, मतलब करंट ट्रांजैक्शंस। क्लियर? आज की आज वाली कि करंट ट्रांजैक्शंस में अगर आपको करंट कुछ चाहिए देन तो आप स्पॉट मार्केट में जाओ। अगर आपको कोई फ्यूचर डिलीवरी चाहिए कि जहां पे ट्रांजैक्शन आज साइन होगी बट मेट कभी की जाएगी, ऑनर्ड कब की जाएगी, तो सर वो फॉरवर्ड मार्केट में होएगा, आप हमारी मार्केट में नहीं आ सकते। एंड सपोर्ट मार्केट में यहां पे जो रेट होगा दैट रेट इज कॉल्ड एज स्पोर्ट रेट, एंड फॉरवर्ड मार्केट में जो रेट होगा दैट इज कॉल्ड एज क्या? फॉरवर्ड रेट मींस जो इन फ्यूचर आपको देना होगा। अच्छा, दोनों में से मेन पॉइंट, दोनों में से हैजिंग फंक्शन कहां अवेलेबल होगा? फॉरवर्ड, क्योंकि सर हैजिंग आप करोगे किसके लिए? फ्यूचर के लिए। स्पोर्ट में तो कभी फ्यूचर की ट्रांजैक्शन होती ही नहीं, स्पोर्ट में तो होती ही ऑन द स्पॉट वाली ट्रांजैक्शंस है। तो सर हैजिंग फंक्शन जो अवेलेबल है, क्लियर, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे अवेलेबल होगा? फॉरवर्ड मार्केट में अवेलेबल होगा, नॉट स्पॉट मार्केट के अंदर। क्लियर? तो ये बेसिक कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने यहां पे स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर क्या करें, डिस्कस करें। क्लियर? एंड आई थिंक सो फॉरेक्स में और कोई बड़ा टॉपिक और कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। क्लियर? बट अल्टीमेटली यहां पे मैं आपको जरूर एक बात कहूंगा कि जितने भी टॉपिक्स आपने करे, इनके क्वेश्चंस, जितने भी इनके क्वेश्चंस आप जरूर एक बार देखकर जाएं। क्लियर? सो दैट कि एक व्यू पॉइंट सा बन जाता है कि अल्टीमेटली हम लोगों ने जितने भी कंटेंट करे उसके क्वेश्चंस कर कॉन्फिडेंस आप लोगों को मिलेगा। तो जो भी सैंपल पेपर जहां से भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको जरूर एक बार क्वेश्चंस को देखें। क्लियर? तो यहां पे आज सर हमारा गवर्नमेंट बजट, फॉरेक्स एंड बीओपी तीनों टॉपिक्स हमारे क्या हुए? कंप्लीट। मनी बैंकिंग हम लोगों का ऑलरेडी डन था। क्लियर? मैक्रो पार्ट कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे सर? इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर?